दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 2000 शब्द होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूँ कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मित्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है। उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इस संबंध में जरूरी है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह कि सीआरपीसी में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांव से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए, उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह सीआरपीसी का संशोधन था और मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। मैं समझता हूं कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है क्योंकि वह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर थाने में जाएं अनुसंधान के लिए, थाने में गवाही देने के लिए जाएं, तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है। कानून मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया। महोदय, हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से लाभान्वित हो। इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। इसी तरह हमारी एनआरईपी की जो स्कीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने रेडियो की चर्चा की, रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। 5 डिग्री से नीचे जब मरकरी गिरता है तो उसके बाद वे कहते हैं कि शीतलहर चलेगी। 6 डिग्री से नीचे तक का अभी तक का उनका अनुमान है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था
और उनसे मैंने यह सवाल किया था। यद्यपि आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास की घर नहीं होता, वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं, वे रेडियो कहाँ से सुनने वाले हैं। लेकिन फिर भी मौसम विभाग से पूछा कि उनको चेतावनी देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब 6 डिग्री से नीचे मरकरी आता है तब उसको हम शीतलहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम संबंधी सूचनाएं रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं, लेकिन अभी उनके मापदंड के अनुसार शीतलहर नहीं आई है। थोड़ी सी ठंड में भी कोई आदमी मर सकता है, शीतलहर न भी हो, लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा न हो तो थोड़ी सी ठंड में भी वह मर सकता है। अभी मैं शीतलहर का जो मापदंड उन्होंने रखा है वह बता रहा था, हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत हो। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है। बाकी जो अन्य बातें हैं उनसे मैं इनकार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है, लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें। रैन बसेरा और आयोग नियुक्त करने के बारे में भी मैंने पूछा था। आयोग बहाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उस पर जो खर्चा आएगा उससे गरीबों में कंबल बांटना अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़्यादा फैमिन कोटा था, उसको रिवाइज किया गया है, लेकिन शीतलहर का जो पैमाना अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है, इसलिए उचित नहीं है। महोदय, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले 3 सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं? ठीक है, अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है। अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को ध्यानाकर्षण आया है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत 3 वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं? जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ? यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है, क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो सकता है कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे? जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ। ऐसे ही अगर भयंकर शीतलहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीतलहर आने वाली है? आप लोग अपने बचाव का उपाय करें। ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गंभीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप यहाँ बैठते हैं, वहाँ सरकार को बतलाइए, अपने वरिष्ठ मंत्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठकर जहाँ से पॉलिसी तय होती है वहाँ से कोई ठोस कदम उठाइए, तब इस समस्या का निदान होगा। नहीं तो कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, उससे इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही तो बातें आम तौर पर फिर वहीं कही गई है जो बागड़ी जी ने शुरू की थी। करीब करीब वही बातें आई हैं और मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिंदुस्तान में अभी भी करीब करीब 48% जो औसत आंकड़े हैं उनके हिसाब से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं कि लोगों के पास घर नहीं हैं जो कि होने चाहिए। मूल आवश्यकताएं जो चाहिए वह हम पूरी तरह से सबको मुहैया नहीं करा पाए हैं। हमारा प्रयत्न जरूर है, अब कहाँ तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 उदाहरण उसके देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देखकर कि हमारे बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो। महोदय, आज नए भारत को बनाने में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ हितों के
में संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो स्थिर स्वार्थ वाले हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो। तो जब यह संघर्ष है और जब हमने आपस में तय कर लिया और हमारे देश ने सिद्धांततः एक चीज़ को मान लिया कि हम अहिंसा के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से संसदीय प्रणाली से ही नया समाज बनाना चाहते हैं। हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं। साम्यवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं। अगर हम जनतांत्रिक तरीकों से चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ति दें जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। उपसभापति जी, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हमारी संसद 3 भागों में विभक्त है। अकेले लोकसभा का नाम ही संसद नहीं है, अकेले राज्यसभा का नाम भी संसद नहीं है, अकेले राष्ट्रपति का नाम भी संसद नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन तीनों ही भागों से निकलना पड़ता है। लोकसभा किसी चीज़ पर विचार करती है, फिर उस पर राज्यसभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लेती है। तब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है और वह संसद का निर्णय कार्यान्वित होने के लिए चला जाता है। ऐसे कई विधेयक आए हैं जब लोकसभा ने उसे स्वीकृति दी और राज्यसभा की उस पर स्वीकृति न हुई। वह फिर लोकसभा के पास स्वीकृति के लिए चला गया, लेकिन लोकसभा ने फिर अपने स्टैंड को ज्यों का त्यों रखा, तो फिर राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए वह आया। एक समय ऐसा भी हुआ, मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था जब इस प्रकार का प्रकरण आया था और वह प्रकरण दहेज प्रथा के ऊपर था। लोकसभा ने दहेज प्रथा विधेयक को पारित किया था, फिर उसके ऊपर लोकसभा ज्यों की त्यों अडिग रही। फिर राज्यसभा के पास वह आया, राज्यसभा ने भी अपने विचारों को ज्यों का त्यों रखा और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति आई तो उस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। स्वतंत्रता के बाद शायद पहला अवसर था जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी और संयुक्त अधिवेशन के अंदर गंभीरता से उस पर विचार किया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब संविधान में कोई संशोधन आए उस समय ऐसी स्थिति न आए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चर्चा कर लें। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।